हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बेटा मैं यहाँ बहू की नौकरानी तो बनने नहीं आई थी। प्रभा देवी कितने अरमानों के साथ बेटे के पास शहर रहने आई थी, पर उस समय नहीं जानती थी कि उनका यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप साबित होगा। बेटे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन्होंने गांव की जायदाद और घर भी बेच दिया। अब तो वह वापस गांव जाने लायक भी नहीं रही। जब उनके पति जीवित थे, दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक गांव में रहते थे, पर पति के जाने के बाद प्रभा देवी को घर का सूनापन काटने को दौड़ता। उनकी मति मारी गई थी जो उन्होंने बेटे के सामने शहर चलने की बात छेड़ी। सोचा था शहर में बेटे बहू के साथ बाकी का जीवन सुखपूर्वक बिताएंगे, पर वो ये जानती नहीं थी कि उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी, जो ना घर का रहता है ना घाट का। शायद उनके पति को एहसास हो गया था कि उनका अंतिम समय निकट है, तभी तो जाते जाते भी उन्हें कितना समझाया था। प्रभा, बेटे के मुंह में पड़कर अपनी जड़ों को छोड़ने की भूल मत करना। शहर चाहे कितना ही लुभाना लगे, पर जो शांति सुख गांव में है वह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जो सुख अपने घर में रहने में है वह किसी के साथ रहने में नहीं। इससे पहले भी एक दो बार उनके बेटे ने माता पिता को साथ ले जाने की बात चलाई थी। प्रभा देवी तो कब से बेटे के साथ रहना चाहती थी, पर हर बार उनके पति मना कर देते थे और कहते, बेटा हम यहीं अच्छे हैं, ना तो हम और ना ही शहर हमारे लिए बना है। जो सुख गांव की मिट्टी में है वह तुम्हारे शहर में नहीं हो सकता। आज प्रभा देवी को उनकी कही सभी बातें याद आ रही थी। उस समय तो उन्हें ये बातें कड़वी लगती थी और उन्हें लगता था कि पिता होकर भी उन्हें अपने बच्चे पर भरोसा नहीं। तब वो प्रभा देवी को समझाते हुए कहते, प्रभा तुम घर की चार दीवारी से कभी बाहर नहीं निकली, पर मैंने जमाना देखा है, इसलिए तुम्हें कहता हूँ बेटे के साथ रहने का सपना छोड़ दो। यह घर तुम्हारा है और तुम इसकी मालकिन। यहाँ कोई बंधन नहीं है। तुम अगर वहाँ गई तो बंधन में बंध जाओगी। बेटा हमारी सेवा के लिए साथ नहीं ले जाना चाहता, बल्कि हमसे सेवा करवाना चाहता है। इसमें उसका स्वार्थ छिपा है। अच्छा होगा कि उसका यह स्वार्थी चेहरा तुम ना ही देखो, क्योंकि तुम माँ हो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। उनकी बात में कुछ कुछ सच्चाई भी थी। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक बेटे बहू ने कई बार उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, पर अब जब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो बरसों से इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। पर जब अब की बार खुद प्रभा देवी ने बेटे पे जोर दिया तो वह उन्हें अपने साथ लाने को मजबूर हो गया और उसने आनन फानन में गांव की जमीन जायदाद और घर का सौदा कर दिया। उनका सामान देखते ही बहू का मुंह बन गया। रात को उन्होंने बहू बेटे की बातें सुनी। बहू नाराजगी में कह रही थी, इस मुसीबत को अपने साथ लाने की क्या ज़रूरत थी। बेटा बोला, अब क्या करता, माँ को अकेला वहाँ छोड़ भी नहीं सकता था। अब की बार तो खुद माँ यहाँ आने को तैयार थी। तुम ही बताओ किस मुंह से उन्हें मना करता, और तुम नाराज़ क्यों हो रही हो। माँ खाली हाथ थोड़ी आई है, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। और उसने रुपयों से भरा बैग पत्नी को दिखाया। मैं गांव की ज़मीन और घर का सौदा करके आया हूँ। पर फिर भी बहू ने नाराज होते हुए कहा, जमीन और घर कौन सा भागा जा रहा था, आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाते। तुम्हारे पिताजी के बाद अगला नंबर अब इस बुढ़िया का ही है, 2-4 साल और निकालेंगी। बेटा बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ, अब माँ भी ज़्यादा दिन की नहीं, कुछ दिन हमारे साथ रह लेगी, उसमें तुम्हें भला क्या तकलीफ हो सकती है। बहू बोली, तकलीफ है तभी तो कह रही हूँ। उनके घर में आते ही अजीब सी मायूसी फैल गई है। पता नहीं अब कब तक इसे सहन करना होगा।
पर कान खोल के सुन लो, मैं बुढ़िया को मुफ्त की रोटी नहीं देने वाली। काम करेगी तो खाना मिलेगा। बेटा बोला, हाँ हाँ ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वह काम माँ से करवा लेना। मैंने कब मना किया है। ठीक है, तो कल ही मैं नौकरानी की छुट्टी कर देती हूँ। अब जब तुम्हारी माँ आई गई है तो नौकरानी की क्या ज़रूरत है। वैसे भी सारा दिन घर में बैठे वह क्या करेंगी। थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाएंगी तो उसके लिए ही अच्छा है। बेटा बोला, तुम चाहे जो काम उनसे करवाओ, पर याद रखना उनके साथ अपना व्यवहार शालीन रखना। तुम तो जानती हो सोसाइटी में हमारी कितनी इज्जत है। अगले महीने सोसाइटी में चुनाव होने हैं और मैं खुद को एक आदर्श बेटे के रूप में सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। इसलिए माँ के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम उनकी सेवा करते हैं। पत्नी बोली, ठीक है, समझ गई, तुम चिंता मत करो। उनसे काम कैसे लेना है मैं अच्छे से जानती हूँ। और बस तब से माँ को यहाँ आए हुए 3 महीने हो गए हैं और वो इस घर की नौकरानी बनकर रह गई है। बहू उनसे सारा काम लेती है पर उनके कपड़ों पर विशेष ध्यान देती है। मजाल है जो कहीं पर भी एक बार भी दाग लग जाए। सुबह शाम खुद उनके साथ टहलने जाती हैं। अगर कभी कोई घर आ भी जाए और माँ काम करते हुए देख ले तो बड़ी चालाकी से सच्चाई छुपाती है और कहती है, क्या करें, हमारे माताजी गांव में रही हैं और बहुत ही परिश्रमी हैं। खाली बैठकर इनका समय नहीं गुजरता, इसलिए मेरे मना करने के बाद भी कुछ ना कुछ करती रहती हैं। वह किसी को कैसे बताए कि शरीर के साथ साथ उनका मन भी थक चुका है अपने ही बच्चों का स्वार्थ देखकर। बेटा अपने ऑफिस में उलझा रहता है और उसके बाद सोसाइटी की राजनीति में। बहू को किटी पार्टी करने से और सहेलियों के साथ घूमने फिरने से फुर्सत नहीं। 2 पोते हैं जिन्होंने आज तक कभी उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। शायद वो भूल ही चुके हैं कि प्रभा देवी उनकी दादी है, नौकरानी नहीं। एक दिन प्रभा देवी घर के कामों में उलझी हुई थी। उनके सिवाय इस समय घर पर कोई नहीं था। तभी डोरबेल बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाली डिम्पल खड़ी थी। उसने पूछा, आंटी जी, क्या भाभी जी घर पर हैं? प्रभा देवी बोली, नहीं बेटा, बहू तो इस समय नहीं है। कुछ काम है क्या? मुझे बताओ। डिम्पल बोली, आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। पता नहीं आज खुशी को क्या हो गया है, बस रोए जा रही है। उन्होंने जाकर बच्चे को देखा और देखते ही समझ गई कि उसे गैस बन रही है। उन्होंने डिम्पल से कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। और जल्दी से घर लौट आई और रसोई में जाकर हींग और हरड़ का घोल तैयार किया और तुरंत उसे ले जाकर खुशी को पिला दिया। इससे बच्ची को राहत महसूस हुई और वह चुप हो गई। डिम्पल बोली, आंटी जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपके छूते ही खुशी बिल्कुल ठीक हो गई। मैं तो बहुत घबरा गई थी। प्रभा देवी बोली, घबराने की कोई बात नहीं थी, बच्ची को सिर्फ बहजमी हुई थी। क्या तुम उसे बोतल वाला दूध पिलाती हो? डिम्पल बोली, हाँ आंटी जी, मैंने खुशी की देखभाल के लिए एक आया रखा हुआ है। जब मैं घर पर नहीं होती तो वही खुशी को बोतल से दूध पिलाती है। बाकी जब मैं घर पर होती हूँ तो उसे अपना ही दूध पिलाती हूँ। प्रभा देवी बोली, फिर तो तुम्हारी आया उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख रही है। डिम्पल बोली, आने दो, कल उसे मैं उसकी खबर लेती हूँ। प्रभा देवी बोली, अच्छा तो बेटा मैं चलती हूँ। डिम्पल बोली, आंटी जी रुकिए, मैं भी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय पीकर चले जाना। और चाय पीते पीते दोनों के बीच बातें शुरू हुई। बहुत दिनों से प्रभा देवी जिस गम को अपने मन में छुपाए बैठी थी, बातों ही बातों में डिम्पल के सामने सब कुछ कह डाला। उनकी आप बीती सुनकर डिम्पल हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ
कि उसके सामने आदर्श बेटा बहू का नाटक करने वाला उनके बेटा बहू उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। कुछ सोचते हुए वह बोली, आंटी जी, अगर आपको सही लगे तो एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे मेरी बेटी की देखभाल के लिए एक अच्छी आया की ज़रूरत है। क्या आप मेरी बेटी को संभालेंगी? इसके बदले मैं आपको हर महीने तनख्वाह दूंगी, साथ ही आप चाहे तो आपके रहने की व्यवस्था भी कर दूंगी। प्रभा देवी बोली, नहीं बेटी, यह मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा है। मेरे बेटा बहू बिना वजह तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे। डिम्पल बोली, उनकी चिंता मत कीजिए, मैं एक ऐसी NGO से जुड़ी हूँ जो आप जैसी बेसहारा औरतों की सहारा करता है। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी और इससे आपके बहू को भी सबक मिल जाएगा। घर पर जो आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं और बाहर आपके ही कारण लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यह तो बहुत गलत बात है। और यदि अभी आपने कुछ नहीं किया तो समय के साथ चीज़ें और भी खराब होगी और आप चाहे तो मेरी बेटी के साथ साथ आप कुछ और बच्चों को भी संभाल सकती हैं। मेरी कुछ सहेलियां जिन्हें मेरी तरह ही अपने बच्चों को आया के भरोसे छोड़कर जाना पड़ता है, पर मुझे लगता है यदि आप हमारे बच्चों को संभालेंगी तो हम सबके लिए खुशी की बात होगी। प्रभा जी अब भी असमंजस में थी। इस तरह अपना बेटा बहू को छोड़कर दूसरे पर भरोसा करना कहाँ तक सही होगा। उन्होंने खुद से सवाल पूछा। पहली गलती तो उन्होंने गांव छोड़कर कर दी है, कहीं ऐसा ना हो फिर उनसे एक और गलती हो जाए। वह सोच में डूबी। देखकर डिम्पल बोली, ठीक है आंटी जी, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सोच विचार कर जवाब देना। प्रभा जी घर लौट आई और वह डिम्पल के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही थी। यह बात सच है कि समय के साथ उनकी हालत है इस घर में खराब ही होगी। बेटे बहू को उनसे ना तो प्यार है और ना ही अब कोई लालच ही बचा है जिसकी वजह से वह उनकी सेवा करे। 2 दिन बाद वह डिम्पल के पास पहुंची और बोली, बेटी, तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, पर पहले मैं 1 महीना इसे आजमा कर देखना चाहती हूँ। अगर सब सही रहा तभी मैं आगे भी उसे जारी रखूँगी। डिम्पल बोली, ठीक है आंटी जी। फिर रात को उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मैं घर में सारा दिन अकेले बैठे परेशान हो जाती हूँ, तुम कहो तो मंदिर जाना शुरू कर दूँ। बेटे से पहले बहू बोली, घर का सारा काम करने के बाद आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे से पहले ही प्रभा देवी ने सारा काम समाप्त कर दिया और डिम्पल के घर पहुँच गई। डिम्पल उनका इंतज़ार कर रही थी। वह सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ऑफिस में रहती थी। अगले 1 महीने तक प्रभा देवी ने इसी तरह खुशी का ध्यान रखा और डिम्पल ने पैसे दिए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने पैसे से तो वह अपने लिए कोई कमरा किराए पर ले सकती थी। और रही बात उनके खाने पीने की, डिम्पल की 3 और सहेलियां हैं, उनके पास अपने बच्चे छोड़कर जाना चाहती थी। डिम्पल की सहायता से उन्हें अच्छा सा कमरा मिल गया और वहीं पर वह सभी बच्चों की देखभाल करने लगी। एक दिन यह खबर उनकी बहू तक भी पहुंच गया कि उनकी सास आया का काम करती है। आज जब प्रभा देवी जी घर लौटी तो बेटा बहू बहुत नाराज थे। बेटे ने कहा, माँ, यह तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? मेरे घर में तुम्हें क्या कमी है जो तुमने दूसरों के बच्चे पालने शुरू कर दिए हैं? लोग मुझ पर हंस रहे हैं कि मेरी माँ एक आया है। तुम्हें अपने बेटे के मान सम्मान की जरा भी फिक्र नहीं। तब प्रभा देवी बोली, बेटा, इस घर में केवल एक ही कमी है, यह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। इसलिए घर में मेरा सम्मान भी नहीं। मैंने दूसरों के बच्चों की देखभाल करनी शुरू की तो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंची। जब इसी घर में तुमने मुझे नौकरानी बना दिया तब मेरे सम्मान का क्या हुआ? मैं यहाँ नौकरानी बनने के लिए तो नहीं आई थी। मैं तो यहाँ इस आशा में आई थी कि मेरे बेटे का घर भी मेरा घर है, पर जानती नहीं थी
यह घर तो केवल बहू का है। तुम लोगों ने मुझे वो सम्मान दिया ही नहीं जो एक माँ को मिलना चाहिए था। तुम्हें तो मैं केवल एक बोझ नज़र आ रही थी, पर अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा बोझ उतार दिया है। मैं अभी और इसी समय जा रही हूँ अपने घर। और रही बात लोगों की, तो यह जवाब तुम उन्हें दोगे कि आखिर क्यों तुम्हारी माँ ने तुम्हारा घर छोड़ा और एक आया का काम करने पर मजबूर हुई। थोड़ी देर बाद वह अपना सामान लेकर निकल गई अपने घर के लिए और वहीं खुशी खुशी रहने लगी बच्चों के साथ। इधर बहू और बेटे को खूब बेइज्जती हुई समाज में। सच में दोस्तों, शादी होने के बाद पता नहीं क्यों ये लड़के कैसे बदल जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, लड़कों के साथ साथ औरतों की भी गलती होती है, जो एक औरत दूसरी औरत का दुश्मन बन जाती है। जब उनके साथ उनकी माँ के साथ होता तो बहुत बुरा लगता है, पर जब दूसरों के साथ करने में बहुत अच्छा लगता है। शर्म करो, हम औरतों की वजह से ही यह दुनिया या समाज कितना कुछ झेल रहा है। कहीं बुरी बहू मिल जा रही है तो कहीं बुरी सास। सास भूल जाती है कि वो भी कभी बहू थी, कि दूसरे की बेटी के साथ कुछ गलत ना करें, और बहू भी भूल जाती है कि उनकी भी कोई माँ है।